सभी को तो अभी वादे उनको नेता की शपथ दिलाई जाएगी। मैं जैसे से बोलूंगा आप लोग कृपया अपना नाम से बोलेंगे। मैं ईश्वर की शपथ लेता रहती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। धन्यवाद। आप सबको ढेर सारी बधाई। सबको परिचय करवा जो लोग काम है जहाँ लिखा हुआ सदस्य पे जहाँ लिखा हुआ आप अपना ध्यान करके उसके बाद यहाँ करवा लेंगे जहाँ रखनी चाहिए। और आज जो है टेलर चालू हुआ है 1 से 45 वार्ड में। अब 1 से 45 वार्ड मतदाता को ये पता चलेगा कि फिल्म कैसा निकलेगा। और 1 से 45 वार्ड में मधुबनी जिला के लगभग लोग को मालूम है ये वोट ऐसा ताकतवर आया है कि एक एक काम ईमानदारी पूर्वक मधुबनी जिला में दिखाई देगा। और हमारे जिला से लोग दूसरा जिला में सीखेंगे कि ईमानदारी किस ढंग से कैसा होता है और कैसा काम होता है। तो एक एक काम ईमानदारी पूर्वक होगा। आज जो हम सतर्क समिति का जो बैठक करवाए हैं उसमें हर जाति के साथ है। जैसे 4 वार्ड से एक जो है तुरहा से है जिसका नाम है अरुण कुमार, आशीष कुमार झा ब्राह्मण से है जो 6 वार्ड से है, 30 वार्ड से सुलेखा देवी जो जात के मंडल से है, 24 वार्ड जमील अंसारी जो मुस्लिम से है, वार्ड नंबर 35 कैलाश सानी जो जात के सानी से है, वार्ड नंबर 36 निराला देवी जो जादव से है, वार्ड नंबर 40 बीबा देवी जो भुइहार से है। एक राजपूत से हम हो गए, दूसरा उप मेयर साहब मुस्लिम से हैं। तो मधुबनी जिला में 1 से 45 वार्ड में हर जाति के लोग को बुलाए हैं। हर पार्षद लोग हर जाति के लोग आए हैं। और शहर के लगभग गणमान्य व्यक्ति को हम कहे थे आज हमारा सतर्क बैठक है उसमें आप लोग आइए और देखिए कि हम हर जाति के पार्षद को बुला करके उसमें शपथ ग्रहण करवाए हैं। तो डिप्टी सिक्योरिटी साहब जो पटना से आए हैं उनके ही नेतृत्व में आज ये शपथ ग्रहण हुआ है। हमको लगता है कि मधुबनी जिला में एक एक काम जो दिखाई देगा, जो पटना से आए हैं तो उनको भी लगेगा नहीं वाकई में मधुबनी जिला में जो 7 पार्षद को शपथ ग्रहण कराए वो अपने आप में था। और शपथ ग्रहण एक चर्चा का विषय होगा। ये ऐसे ही शपथ ग्रहण जो लिया जाता है कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। ये शपथ ग्रहण है। और ये शपथ ग्रहण पे ये 7 पार्षद मेयर उप मेयर मधुबनी जिला के लिए खड़े उतरेंगे। खड़ा उतर के 1 से 45 वार्ड के हर मतदाता को ये दिखने को मिलेगा, समझ में आएगा कि वाकई में ये कड़ाके के धूप में लाइन में खड़ा होकर के जो पार्षद को चुने हैं, मेयर को चुने हैं, उप मेयर के चुने हैं, तो मधुबनी जिला एक चर्चा का विषय होगा, चर्चा के विषय में आएगा।
और काम दिखाई देगा, काम बोलेगा। हम कुछ ही दिन में अभी इंदौर जा रहे हैं, इंदौर का वातावरण लेकर के मधुबनी आएंगे और प्रयास हमारा रहेगा मधुबनी शहर भी कम से कम इंदौर शहर नहीं तो औरों शहर से अच्छा दिखाई दे। यही कह के हम अपना बात को समाप्त। एक सवाल है कि मधुबनी नगर निगम में जो अस्थाई सशक्त समिति का आपके द्वारा गठन हुआ, तमाम जातीय समीकरण को लेने के बाद नई परिपाटी की शुरुआत की है आपने, नए लोगों को लिया। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि पुराने लोग आएंगे, पुराने ढर्रे पर नगर निगम होगा, जो शहर के लोगों के बीच जो चर्चा है, तो इनको क्या संदेश देंगे आप कि नए लोगों के साथ आप दोनों लोग का, मेयर और डिप्टी मेयर का तालमेल करके विकास को तीव्र गति देने के लिए कैसे क्या करें? हम जो पुराने पार्षद हैं इनको न्योता देंगे कि आप देखिए कि आप 1 से 45 वार्ड के पार्षद चुन करके आए हैं, मतदाता आपको वोट दे करके जिताया है, आप उनके लिए ईमानदारी बरतिए। हम पार्षद उप पार्षद ईमानदारी का एकदम ढांचा और फूल की तरह सजा देंगे। लगेगा कि ईमानदारी है, लेकिन सोच अपना अपना है, सोच को कोई बदल नहीं सकता है। तो हमारे पार्षद जो भी हैं, जो भी बात हो, शहर में जो ईमानदारी तौर तरीका से काम होगा उस पर कोई बात करेगा तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, बात करेंगे। और जमीन बेच के कोई भी आदमी, जो भी पार्षद जीत करके आए हैं, जमीन बेच करके कोई काम नहीं करे, सही काम को सराहनीय दे, सम्मान दे, गलत काम को तुरंत ये दिशा दिखाए ये काम गलत हो रहा है पार्षद साहब, तुरंत इस बात को हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे और उसको सही तौर तरीका से शहर में काम लाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद। आज सशक्त अस्थाई समिति का गठन हो गया। अब हम लोग इसको अपना कैबिनेट मान लिए। 1 से 45 वार्ड में 9 आदमी की ये कैबिनेट है। अब जो पिछले 7 निश्चय योजना और विस्तारित क्षेत्र उसकी कमियां, इन सबको हम लोग मिलान करेंगे कि कौन सा काम हुआ, कौन सा काम बाकी है, उसमें आवश्यकता किस काम की है। हमको जनता का सहयोग चाहिए और पूर्व पार्षदों का सहयोग चाहिए। और जो पार्षद हैं जिनको एक्सपीरियंस है, जो 3 बार 4 बार से जीत के आ रहे हैं, तो उन सबको जोड़ के हम लोग बहुत तेज़ी में काम को अंजाम देंगे। वैसे आयुक्त महोदय और अभी जो हमारे पटना के निगम के पदाधिकारी आए हुए राहुल जी, ये यहाँ मौजूद हैं। अभी आश्वासन मौखिक तौर पर दे रहे थे कि कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, सब कुछ है, लेकिन निगम खाली है। अभी जो आयुक्त महोदय से हम लोगों का जो बात हुआ, आमदनी कम और तनख्वाह ज़्यादा वाली बात हुई है, तो इस पर थोड़ा सा हम लोगों को गंभीरता से सोचना होगा और उन्हें जनता में भी इस बात के लिए अलग जगाना होगा कि वाकई अगर आपको 5 मंजिला बिल्डिंग है और 300 रुपया टैक्स दे रहे हैं, तो आपको अपनी नीयत में साफ करना होगा। मत समझिएगा कि मेरा डिप्टी मेयर है इसलिए 500 रुपया का अब 1000 होने जा रहा है। आपको खुद गिरबान में झांकना होगा। अगर किसी झोपड़ी का 100 रुपया लग रहा है या किसी महल का 100 रुपया लग रहा है, तो आप स्वतः इस बात के लिए आ जाइए कि आपका क्या होना चाहिए। जो एक तरीका है, जो ट्रेडिशन है, उस पर काम होना चाहिए। अब जब भी आमदनी इसमें आएगी, चूँकि ये ऑटोनोमस बॉडी है, सेमी गवर्नमेंट है, इसमें तो 2-3 तरह से दान अनुदान से और जो आमदनी है उसी से विकास होगा। क्या आप लोग कॉमर्शियल और डोमेस्टिक, हाँ, जो फ्लैट बना हुआ है उनका अलग अलग टैक्स निर्धारित करने जा रहे हैं? नहीं, वो तो है ही, फर्क है ही, दोनों में फ़र्क है ही। नक्शा बनाने में इसी तरह की प्रक्रिया है। हाँ, जो कमर्शियल है वो ही है। जैसे आप मार्केट बनाते हैं तो उसका एस्टिमेट के आधार पर पेमेंट अलग करते हैं, और अगर घर बनाते हैं तो एस्टिमेट के आधार पर पेमेंट अलग करते हैं। 2% 1% का फ़र्क है। इस तरह से ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो धरातल पर हम लोगों को उतारना है। आमदनी बढ़ाना है, तब विकास होगा। पैसा आएगा तब नहीं विकास होगा। अब चूँकि बहुत सारे सरकार की स्कीम है, NGO है, माने बहुत सारे चीज़ें हैं, माने जिसमें निगम के अधीन में काम होने जा रहा है। उसमें विधायक जी जो हम लोग के अभी मंत्री हैं, उद्योग मंत्री है, उन लोगों का भी मेहनत जारी है और उन लोगों के जरिए काम हो रहा है।
मान लीजिए नगम में अशोके जी बनाया वो स्ट्रीट लाइट दिए हैं, तो एक हुआ ना कि शहर में हमको एक काम मिला, उसी तरह उनसे भी बात की जाएगी। जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलसी हो, सबों से हम लोग बात करेंगे। ये मान के चलिए कि दान अनुदान का मामला है, उसमें हम लोग विस्तार से काम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और मेयर साहब के साथ साना बसाना मतलब ये कि कदम में कदम मिला के चलना इसलिए है क्योंकि जो चीज़ जनता को चाहिए कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है, उसकी पहली कड़ी में शौचालय और जो जिसका नाम अभी आ गया उसमें फंड भी है और रिलीज भी हो रहा। तो हम जनता से अपील करेंगे कि मेयर साहब का साफ ऐलान है, किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी और घुसखोरी या किसी कमिश्नर से आप हिम्मत समझिएगा कि वो कमिश्नर से हमारा तय था 25,000 पहले खा गया, अब जो फिर मिलेगा तो फिर लेगा, तो ये आपकी जवाबदेही है। हम लोग बार बार ऐलान कर रहे हैं पैसा किसी को नहीं देना है, और अगर कोई मांगता है तो आप सीधा रिटर्न दीजिए हम लोगों को, हम लोग जहाँ तक होगा उसके कार्रवाई में जाएंगे। ये हम लोग की सोच है। देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, आरा जी खत्म हो गया। अच्छा, जो आप लोगों ने विकास की बात की, तो हम लोगों के मन में रूपरेखा है कि किस प्रकार हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी सशक्त अस्थायी समिति की बैठक होगी और बैठक के बाद बोर्ड की भी बैठक होनी है। तो इस शहर के लिए हम लोगों ने जो सोच रखा है और जिसका प्रावधान हम लोगों ने बजट में भी कर रखा है कि जैसे पहले तो प्रवेश द्वार बनाना है शहर के लिए, शहर के सौंदर्यीकरण के लिए भी काम करना है कि शहर सुंदर दिखे, साफ सुथरा दिखे। तो उसका रूपरेखा हम लोगों ने तैयार किया है। अब माननीय महापौर जी से उस पर विस्तृत रूप से चर्चा की जाएगी, बोर्ड में भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और कई विकास के हैं प्लानिंग है, जिस पर हम लोग चर्चा करने के बाद ही इस पर आगे बढ़ेंगे। आज भी जहाँ इस हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, इस हॉल को भी एक बड़ा रूप देना है, इसको एक अच्छा सुसज्जित मॉडर्न हॉल बनाना है। शहर में विद्यापति पार्क है, उसका भी सौंदर्यीकरण करना है और इस तरह से उसको डेवलप करना है कि इस शहर के आम नागरिक जो है परिवार सहित वहाँ सुकून से बैठ सके। वहाँ सब कुछ हो, रेस्टोरेंट हो, शावर हो, बेंच हो, उसको विकसित करना है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि शहर को साफ सुथरा रखने के क्रम में जो कचरा उठ रहा है, तो एक ही जगह कचरा डंप हो रहा है, वो मूसा नगर में। तो हम लोगों ने माननीय महापौर जी के साथ इसके संबंध में वार्ता की है। बहुत जल्दी हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, विज्ञापन प्रकाशित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि शहर के चारों ओर जो है ज़मीन की उपलब्धता हो, ताकि हर रोज कचरा का डंपिंग हो सके। और ज़्यादा डंपिंग स्थल रहेगा तो जाहिर बात है कचरा का उठाव अच्छा से होगा और शहर को साफ़ सुथरा रखने में मदद मिलेगी। वो काम हम लोग सोचे हुए करेंगे और कई तरह के प्लान हैं इसे, इसके बारे में आने वाले दिनों में खुलासा किया जाएगा और आप लोगों के साथ भी चर्चा की जाएगी। दूसरी बात जो आपने की पार्किंग की, तो अभी देखिए सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन के सामने ठीक जो गेट है उसके अपोजिट में बिहार सरकार की ज़मीन है, जिसे हम लोगों ने सर्वे किया है और हम लोग एक बड़ा सा ई रिक्शा स्टैंड वहाँ बनाने वाले हैं। तो बोर्ड में जब उस प्रस्ताव का अनुमोदन हो जाएगा तो अतिक्रमण को खाली कराते हुए वहाँ एक अच्छा मॉडर्न ई रिक्शा स्टैंड हम लोग बनाएंगे। जहाँ तक बस स्टैंड की बात है तो बस स्टैंड के लिए रेवेन्यू विभाग से प्रस्ताव पशुपालन विभाग को गया हुआ है। ज़मीन हम लोगों ने चिन्हित किया है, वो मत्स्य विभाग की ज़मीन है, रामपट्टी में है और उम्मीद है कि जल्दी ही एनओसी वहाँ से मिल जाएगा। एनओसी मिल जाएगा तो बस स्टैंड की सुविधा यहाँ प्राप्त होगी। ई रिक्शा स्टैंड के बारे में मैंने बता ही दिया और जगह जगह जो पार्किंग होता है, अभी देखिए हम लोग का सिर्फ ये कहना है कि ठीक है अभी जगह का अभाव है, तो कहीं आप पार्किंग अगर कर रहे हैं बेतरतीब तरीके से आप कहीं मोटरसाइकिल लगा देते हैं कि जो रोड है वो भी इनक्रोच हो जा रहा है, उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर जिम्मेदारी आपकी भी थी ना, जब जिस समय नहीं, जिम्मेवारी ही तो अभी निभा रहे हैं। नहीं, जिस समय मॉल बन रहा था शहर में, लोग पार्किंग के लिए जगह नहीं छोड़ रहे थे, आपके यहाँ से उसको एनओसी मिल गया और वो आदमी पूरा बिल्डिंग खड़ा कर दिया 4 मंजिले का, तो कहीं ना कहीं तो कमी थी। देखिए जिम्मेवारी तो पहले जिम्मेवारी तो देखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है आपका। चूक हुई नहीं चूक हुई। अब तो हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं ना कि अब तो निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो आपको प्रेजेंट में बात करनी होगी कि कैसे इसका निराकरण किया सकता है। दोष गुण अभी याद करने का समय नहीं है। अब शहर को कैसे बेहतरीन किया जाए, कैसे सुंदर किया जाए, कैसे सुव्यवस्थित किया जाए, उस पर विचार करना है। उसी के लिए तो बोर्ड को बैठकर निर्णय करना है और यही अपेक्षा आप लोग करनी चाहिए कि अभी आपने बात किया कि मंत्रिपरिषद का गठन हुआ है, तो मंत्रिपरिषद से क्या अपेक्षा है? अपेक्षा यही ना होगी जो गलतियाँ पहले हुई है उसको कैसे दूर किया जाए, तो हम लोग उस पर आगे बात करें कि क्या किया सकता है।
कि इतिहास की बात करेंगे कि पहले ऐसे हुआ या गलती हुआ, अच्छा, तब तो आगे नहीं बढ़ कब पाएंगे। तक चालू होगा? सम्प हाउस चालू हो गया है, कहाँ पानी? सम्प हाउस चालू है। अब तो पानी की जब जल जमाव होगा तभी तो चालू होकर पानी निकालेगा। मेरे पास वीडियो है, कहिए तो आपको भेज देंगे। को आप 2-3 दिन में साफ कराए हैं, खास करके मेयर साहब उसमें इंटरेस्ट लिए थे। कोतवाली चौक से लेकर थाना चौक तक स्ट्राम ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत जिस नाले का निर्माण हुआ 125 करोड़ के आसपास का वो प्रोजेक्ट था। 118 करोड़ का है। 118 वही 125 करोड़ हुआ। तो उसमें जो विसंगतियाँ थी उसको दूर नहीं की गई। उसमें पहले से कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं पानी नहीं ले रहा है। वो इसका मतलब या तो नहीं देखिए, उसमें काम नहीं कर रहा है। सम्प हाउस को हम लोगों ने चालू करके देखा है। पहले तो बिजली कनेक्शन नहीं था, तो बिजली कनेक्शन तो अभी 4-5 दिन पहले ही इसको दिया गया। तो 4-5 दिन में के पहले जब उसका कनेक्शन हुआ तो हम लोगों ने स्टार्ट करके चालू करके उसको देखा, पानी खींच रहा है। अभी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और जो पक्कीकरण का कार्य हो रहा है केनाल का, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब तीनों केनाल का पक्कीकरण कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको पता चलेगा कि सही ढंग से काम कर रहा है। अभी तो निर्माणाधीन है, अभी आप नहीं कर सकते हैं कि ऊंचा है नीचा है, काम नहीं कर रहा। अधूरा काम में कैसे जांच होगा? जब पूर्ण हो जाएगा तो ये दोष जो है वो दूर हो जाएगा। और सम्प हाउस अभी चालू है, जैसे ही बरसात होगी सम्प हाउस अपना काम करना शुरू कर देगा।